अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आज हम बात करेंगे कि जिन चीज़ों से हम इतना ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि भाई इसकी महंगाई हो गई, इसकी प्राइस बढ़ गई और इसके बगैर हम कैसे जिएंगे, हम एक्चुअली ये बात करें कि कैसे हम ऑयल फ्री जी सकते हैं, गाड़ी में पड़ते हुए तेल के बगैर भी, और किस तरह खाने में पड़ते हुए तेल के बगैर भी जब हम जीना शुरू करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातों को निकाल के, चिकनाहट को अपनी ज़िंदगी से निकाल के, तो हम उतने ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। हर संडे हमारे साथ होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट जनरल साहब, होते हैं जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कियानी, और वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह कितना जरूरी है कि हम अपने दिल की हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है, उसको प्रिवेंट किस तरह करें। और उसकी प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप चिकने को, तेल को, इस तरह की चीजों को अपनी बिल्कुल डाइट से निकाल दें। और गाड़ी के तेल को भी बचाने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि अब आप चलना फिरना शुरू करें, एक्सरसाइज करें, और जितना ज्यादा कम ये व्हीकल्स जो है वो गुजरेंगी तो उतना ज्यादा स्मोक एमिशंस भी कम होंगी, और वैसे भी आपकी आलूदगी भी खत्म होगी, ओवरऑल टेम्परेचर भी अच्छा होता है और आपका दिल भी। आज हम प्रिवेंशन के साथ साथ बात करेंगे उन सारे सिम्टम्स की, वो सारी अलामात जिनको जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई दिल की धड़कन तेज हो गई है, या मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, या जो है मेरी सांस थोड़ा सा भी चलने से भी फूल जाती है, या एट रेस्ट फूल जाती है, इस तरह की कोई भी और मसाइल हो, चाहे उसमें सोजन हो, जो कि आपकी एंकल्स के ऊपर सोजन हो रही है, बार बार थकन हो रही हो, इस तरह की अलामात है, कौन से आपने टेस्ट कराने हैं, किस वक्त पे डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर जो दवाइयां देता है उसको आपने किस तरह से लेते रहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनरल साहब, आप आए। और आज हम यही बात करेंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बार बार स्ट्रेस तो करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग जो है ना, उनको स्ट्रेस लेने की ज्यादा आदत हो गई है, ज्यादा सोचना शुरू हो गया कि भाई अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आए। तो पहले प्रिवेंशन की बात करते हैं, और मुझे बताइए ऑयललेस कुकिंग में आप कैसे इसको लेकर चलते हैं। जी जी बिल्कुल, ये रिकमेंड करते हैं। जैसे आपने कहा कि चिकनाई का जो है दिल की बीमारियों में बहुत बड़ा रोल है, और उसको हम जितनी भी कम मिकदार में इस्तेमाल करें वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पे ज़्यादा चिकनाई होगी, जहाँ पे आप ज़्यादा चिकनाई और तेल और घी इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे आपकी दिल की आर्टरियाँ, दिमाग की आर्टरियाँ, टांगों की आर्टरियाँ बंद होंगी, ब्लॉक होगी। और जितनी आप वॉक करेंगे, जितनी सादा खुराक रखेंगे, और जितनी चिकनाई कम होगी, उतनी आप सेहतमंद रहेंगे। अभी देखें, जैसे आपने कहा कि 2-3 चीज़ें देखें, अभी घी भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया, फिर पेट्रोल भी, डीजल भी महंगा हो गया। तो आज तक उसमें भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इतना अरसा चले नहीं हैं, पैदल नहीं चले, और इतना अरसा हमने साइकिल नहीं चलाई, तो ये मौका है कि आप पेट्रोल को बचाएं, गाड़ी मोटरसाइकिल को खड़ा करें और साइकिल आप चलाना शुरू करें। उसमें से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, पेट भी आपका ठीक हो जाएगा, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, मसल्स भी टोन अप हो जाएंगे, टांगों की नालियाँ, दिल की नालियाँ, दिमाग की नालियाँ सारी की सारी खुले। आप खुद अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा फिट हो गए। तो ये चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट, जितनी आप ज़िंदगी में सादगी को अपनाएंगे, चाहे वो खुराक है, चाहे वो बाकी आपके जो तौर तरीके उसमें सादगी अपनाएंगे, तो आप बहुत ही खुश रहेंगे, और आपका ख़र्चा भी कम होगा, और अपने बजट को आप मैनेज कर सकेंगे। अब बहुत ज़रूरी है, देखें जैसे आपने कहा कि परहेज़ और प्रिवेंशन का बड़ा रोल है। अब देखा ये गया है कि 80% जो है पूरी दुनिया में दिल की बीमारियाँ दुनिया के इस खित्ते में, यानी साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बाकी ममालिक इसमें शामिल हैं। और हमारे यहाँ ये वक्त से पहले 10 से 15 साल यूरोपियन के मुकाबले में, वेस्ट के मुकाबले में जल्दी आ जाती है। और उसकी एक वजह है कि हमारी जो दिल की नालियाँ वो तंग है, उनका डायमीटर छोटा है, और उससे हमें जब हार्ट अटैक होता है तो उससे अमवात भी दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। लेकिन ये नंबर 1 किलर तो है पूरी दुनिया में, ये बीमारी से बहुत ज़्यादा लोग जो है मरते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये प्रिवेंटेबल है, यानी इसको हम बीमारी को रोक सकते हैं। और रोक के हम वो जो आपके साथ होता है कि हार्ट अटैक हुआ, हार्ट कमज़ोर हुआ, आप बाकी काम काज करने से के काबिल नहीं रहे, तो उससे बच सकते हैं, यानी आप हार्ट अटैक होने ही नहीं दें। और जब आपको अलामात हों और अलामात पता चले तो फ़ौरन उसकी तशखीस करवाएं, जो ट्रीटमेंट है, जो कि सिंपल सा एक ट्रीटमेंट है, वो शुरू कर दें, जो एहतियात है वो शुरू कर दें, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लोगों को होती हैं बीमारियां पूरी दुनिया में, लेकिन टाइम पे डायग्नोज होकर ट्रीटमेंट होकर वो फिट होते हैं, और यही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। वो कहते हैं जी गरीब आदमी मैं इलाज नहीं करवा सकता, तो गरीब आदमी परहेज तो कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकते, उसके ऊपर खर्चा नहीं आता, चलने में तो कोई खर्चा नहीं आता। और आज मैं देख रही थी F6 से आते हुए कि इन्होंने अब बाजार के आगे जो है वो स्टैंड लगा दिया, जिसमें बता रहे हैं कि एक गाड़ी
गाड़ी की जगह पे आप 12 साइकिल्स को खड़ा कर सकते हैं। तो साइकिल्स लें, इन्वेस्ट ही करना है तो साइकिल्स में करें, साइकिल लें। और जो औरतें हैं जो बाहर साइकिलिंग नहीं कर सकती, वो घर के अंदर स्टेशनरी साइकिल या फिर घर के काम शुरू कर दें, और आपका नौकर का खर्चा भी बच जाता है और ओवरऑल आपकी बॉडी की, जैसे आप कह रहे थे, टोनिंग, एक्सरसाइज, सर्कुलेशन, हरकत में बरकत है, वो सारा कुछ है। और जो तेल के बगैर पकाने की हम बात कर रहे थे, उसमें ग्रिलिंग आपकी हो गई, बारबेक्यू हो गई, आप उसको सजेस्ट करते हैं ना, तो अच्छा भी होता है, ज़्यादा मज़े का भी है और बेहतर भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब स्क्रीनिंग की बात करते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल भी रुझान नहीं है स्क्रीनिंग का, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वो कौन से टेस्ट हैं जो एक तो एनुअली कराने चाहिए, और कौन से टेस्ट है अगर कोई है, जैसे ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई हार्ट डिजीज़ का उसकी हिस्ट्री है फैमिली में, तो उसे कौन से कराने चाहिए, और अगर उसे अंदेशा हुआ है कि मुझे एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ है, तो तब कौन से कराने चाहिए? जी, ये बिल्कुल आई थिंक बहुत पर्टिनेंट सवाल है आपका। उसमें एक तो हम जब जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें ये कहेंगे आप अपनी फैमिली में देखें कि फैमिली मीन्स कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, यानी ददयाल, नन्याल, बहन भाई, माँ बाप, कि उनमें से किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, किसी को शुगर की बीमारी तो नहीं है। अगर है तो पूरी फैमिली को स्क्रीन करवाएं। जैसे आपने कहा कि उसमें से उनके टेस्ट करवाएं, जो सिंपल ब्लड टेस्ट है, ब्लड सीपी हो गया, ब्लड शुगर हो गई, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल हो गया, किडनी के टेस्ट हो गए, यूरिक के टेस्ट हो गए, यूरिक एसिड के, ये करवाएं। और ये साल में एक दफ़ा हो, अगर नॉर्मल है तो फर्स्ट क्लास, गुड न्यूज़, अच्छी है। साथ ही साथ जो 30 साल से ऊपर है उनकी अपनी जो है वो एको और अपनी ईटीटी स्ट्रेस टेस्ट, यानी वो मशीन के ऊपर जो चलने वाला टेस्ट है वो करवाएं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी अस्पताल में एक दफ़ा आप क्यू में लग जाए और अपनी बारी का इंतजार करें, और जब टेस्ट की बारी है तो वो टेस्ट अपना करवा लें। और ये टेस्ट जब आपके रिजल्ट अगर आपको क्लियर आ जाता है तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर साल के बाद दोबारा वो टेस्ट करवा लें। लेकिन अगर उन टेस्टों में कोई खराबी, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, आपकी शुगर ज़्यादा है, किडनी के टेस्ट खराब है, यूरिक एसिड ज़्यादा, फिर उसको ठीक करने की कोशिश है। और अगर आप अभी से उसे ठीक करने की शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि जो आपको कल हार्ट अटैक आ रहा है वो अगले 10 साल या 15 साल लेट हो जाए, और ये 10 से 15 साल जो आपके हैं वो सेहतमंद अच्छे तरीके से गुजर जाएं, और आप अपने लिए, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए काम करें अनइंटरप्टेड। तो ये वाली जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जहाँ पे बीमारी है वहाँ उन सब की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और जिनके यहाँ नई बीमारी उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और इसलिए कि यू नेवर नो कि एक नस्ल तो बच गई, उसको डिजीज नहीं हुई, नेक्स्ट नस्ल में जो है अचानक एक डिजीज आ गई, वो कहते हैं हमारे खानदान में तो ये बीमारी नहीं थी, उनके नहीं थी तो अभी आ गई। तो इसलिए उसको बचने का यही तरीका है, अलर्ट रहें, अपने टेस्ट करवाएं, और जहां पे टेस्ट में कोई खराबी है उसका इलाज करें, और फिर अपनी खुराक जो है सादा रखें जिसमें फ्रूट और सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा हो। महंगा एक और चीज जिसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपने गोश्त, आपने पहले भी कहा था कि हफ्ते में सिर्फ एक दफा गोश्त अफोर्ड कर सके तो बनाएं, और उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। व्हाइट मीट की तरफ भी आना चाहें तो बस हफ्ते में एक आध दफा, जैसे चिकन हो गया, मछली हो गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सब्जियां। और अगर आप कहते हैं कि सब्जी महंगी है तो अपना जो भी लॉन है, जितनी भी जगह है, उसके अंदर क्यारी बना ले, फूलों की जगह पे बहुत सारी सब्जियां उगा ले। आप देखिए आपके घर के अंदर से ही आपका प्रोड्यूस मिल जाएगा। और जो स्पेशली कूड़ा होता है ना, जो आप सब्जी का छीलते हैं या जितना भी आपके घर में ऐसा होता है, उसको आप डिस्पोज मत करें, कूड़ा मत क्रिएट करें, इधर उधर मत फेंके, बल्कि उसका कंपोस्ट बना ले। मतलब वो चीजें जो कि प्लास्टिक वगैरह नहीं होती उसको गाड़ दे, और वही आपके लिए एक खाद बन जाएगी, और उससे आपकी सब्जी भी हो जाएगी और आप बड़े हेल्दी रहेंगे। बहुत जबरदस्त, आई थिंक ये आपने जबरदस्त काम किया। और जिनके घर में लॉन नहीं है, हाँ, वो बड़े बड़े गमले ले लें, बिल्कुल, वो बड़ी क्यारी, हाँ, बड़ी क्यारी बना लें, बड़े गमले, उसमें मट्टी, और उसमें जो जरूरत की सब्जी है वो उसमें लगा लें। हाँ, टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना, ये देखिए, ये तो आराम से हो जाता है आपका। धनिया सारा, ये टमाटर महंगे हैं, वो उसमें से आप लगा दें, सब्जियां और भी हो जाती हैं, बल्कि बड़े मजे मजे की तोरियां। और हमारे घर में तो कोई एक सब्जी लग जाए तो रोज वो पकना भी शुरू हो जाती है, टिंडे वगैरह, आप वो सब भी बना सकते हैं। और आप यकीन मानिए, जो आप इतना स्ट्रेस लेते हैं ना, हम ऐसी खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, महंगाई हो गई, और हम फिक्र कर रहे होते हैं, उस फिक्र की जगह अगर हम इन सोल्यूशंस की तरफ आ जाए तो ना सिर्फ हमारा हार्ट हेल्दी हो, बल्कि हमारी ओवरऑल एनवायरनमेंट भी कितना अच्छा हो जाए। तो डॉक्टर साहब, एक और मुझे बताइए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है, या फिर LDL HDL की वैल्यूज हैं, या यूरिक एसिड रेज्ड की वैल्यूज हैं, इनके कट ऑफ्स होते हैं, लिखा होता है उसमें। अब बहुत सारे लोग नहीं लेते, उसके बाद स्टैटिन फाइब्रेट लेते हुए घबराते हैं, या यूरिक एसिड के लिए दवा लेते हुए घबराते हैं, तो उनका बताइए कि भाई दवा लेना कितना जरूरी है ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस में ना। देखिए, अगर आपका थोड़ा सा माइल्डली रेज है, यानी 10 20 30 ऊपर रेज्ड है,
कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल रेंज है 200 पे है, नॉर्मली हमारे ये का आइडियली 150-60 टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, एलडीएल 100 से कम होना चाहिए, और जिनको हार्ट डिजीज है उनका 70 से कम एलडीएल होना चाहिए, और एचडीएल जो है 40 प्लस होना चाहिए। और वो एचडीएल कैसे ऊपर जाता है? एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो बीमारी से बचाता है, और एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है जो नालियां बंद करता है। उसमें से कम करने का ये तरीका है कि आप पहले 3 महीने एक्सरसाइज करें, पहले 3 महीने खुराक में परहेज करें, चिकनाई ना हो, अंडे का इस्तेमाल कम हो, दूध का इस्तेमाल, डेयरी का कम हो, फ्राइड चीज़ें कम हो, फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा हो, पराठे आप कम खाएं, हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं अगर दिल करता है पराठे खाने का, और वॉक करें। और अगर 3 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आता तो फिर आपको दवाई की जरूरत है। दैट मीन्स कि आपने ट्राई कर ली, डाइट भी ट्राई कर ली, एक्सरसाइज भी ट्राई कर ली, दैट मीन्स आपके अंदर इतना कोलेस्ट्रॉल बनता है कि जो कि आपकी एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल नहीं होता, वो फिर दवाई से कंट्रोल होता है। देखो 35% जो आप कोलेस्ट्रॉल है वो हम बाहर से खाते हैं, 65% आपका जिगर बनाता है, और वो 35% तो आप कंट्रोल कर लेते हैं अपनी डाइट और एक्सरसाइज। जो 65% है उसके लिए फिर दवाई लेनी पड़ती है अगर कंट्रोल नहीं हो रहा। वो दवाई फिर उसको कंट्रोल करके रखती है, तो इट्स अ डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग है। हाँ, इसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लो नहीं करता बल्कि डिजीज की प्रोसेस को बड़ा स्लो कर देता है, और वो आपके लिए आपकी जो कहते हैं जी कि साइड इफेक्ट्स हैं, एक्स एंड पेज, हम जो देखिए हमारे यहाँ जो स्टैटिन इस्तेमाल होता है 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम, ये तो होम्योपैथिक डोज है, बड़ी स्मॉल डोज है। बाहर जो है 40 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम जाके इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि उससे आपके जो आर्थराइटिक पेन है, जिस्म में दर्द हैं, वो तो पूरी कौम के जिस्म में दर्द है, वो आप जाएंगे तो सबसे पहले ये पट्ठों में दर्द है, इधर दर्द हो, और ये दर्दें खत्म होती हैं आपकी एक्सरसाइज से, ये गोली से नहीं खत्म होती। और जो जितने आप एक्सरसाइज मसल्स को टोन अप करेंगे आपकी ये दर्दें खत्म हो जाएंगी और गोलियों की जरूरत कम पड़ेगी। और ये वाले जो स्टैटिन्स आप लेते हैं, उस स्टैटिन से शायद वो वाला मसला नहीं होता जितना आप उसे परसीव कर लेते हैं कि स्टैटिन की वजह से। एग्जैक्टली जी, कॉलर की जाने बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम जी डॉक्टर साहब से मैंने गुजारिश करनी है, मैं पेशेंट हूँ, इसका जी जी, स्टेंट लगे हुए मुझे, क्या है आपको? AFIC से। अच्छा, ओके। AFIC से स्टेंट लगे हुए हैं, 2017 में 2 डले थे, फिर 2020 में 1 डला है। उम्र बताइए अपनी। तो अभी मैं दवाई खा रहा हूँ लोपलेट 75, ओके जी, और दूसरी खा रहा हूँ लिपिगेटर 10 mg, ओके, और तीसरी दवाई है रेब 0.5। ये मैं कर्नल अली निवास के जेर इलाज था, वो ट्रांसफर होकर कराची गया, दवाई मैं वो रेगुलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे सांस भी चढ़ती है, पंजाबों में दर्द होता है, इतना ज्यादा है, मुझे थोड़े से फेफड़े अफेक्ट हो गए थे इसमें स्मोकिंग की वजह से। पहले स्मोकिंग करता था, अभी नहीं। तो वो मुझे वो जनरल है ना अरशद नसीम, उनके वो कैप्सूल इस्तेमाल करता हूँ, कैप्सूल इनहेलर वाले। अच्छा, मैंने पूरा कराई थी, लेकिन मुझे तो सांस करना ओके है। आज का मसला जैसे चलने में थकावट होती है, 4 कदम चल नहीं सकता, 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता, घुटनों में भी दर्द होता है, टांगे भी कमजोर है, और कब्ज ज्यादा रहती है। पता नहीं कब किसी दवाई को छोड़ने से ये ठीक हो जाए। अभी मैं जा नहीं सकता, कर्नल साहब चले गए हैं कराची, तो आप उसको मुझे एडवाइस कर दें। एको में उन्होंने क्या बताया था? EF कितना आया था? ठीक है जी, 50% है, 50। अच्छा, ठीक है। देखिए आपका सवाल सारा सुनिए, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। अभी यह है कि आपकी उम्र 75 साल है, एज एक फैक्टर है, देन आपको एस्थमा भी है जिसके लिए इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ दिल की 3 दवाइयाँ आप ले रहे हैं जो कि अच्छी दवाइयाँ हैं, वो आप इस्तेमाल करते रहें। लेकिन आपके लिए 3 से 6 महीने के बाद जो डॉक्टर साहब को दिखाना ज़रूरी होता है कि हो सकता है कोई और चीज़ हो जो आपको तंग कर रही हो, और एक्स एंड पेन और दर्दें और जोड़ों की दर्दें और सांस फूल जाना 2 वजह आपकी हो सकती है। एक एज हो सकती है और दूसरा दमा हो सकता है जिसकी वजह से सांस फूलती है। तो एक दफ़ा वो अरशद नसीम साहब को भी आपने दिखाया, वो चेस्ट फिजिशियन है, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली, एक चेस्ट एक्सरे इस एज में करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपका पिछले 6 महीने में या साल में नहीं हुआ, कई दफ़ा कोई ना कोई ऐसा कोई उसके ऊपर निशान आ जाता है चेस्ट एक्सरे, जो पता चलता है कि सांस उसकी वजह से तो नहीं फूल रही, ये टेस्ट करवा लें, और एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि आपको बड़ा अरसा हो गया, उनको अली नवाज साहब को पोस्ट हुए भी कई साल हो गए, तो अब 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो कार्डियोलॉजिस्ट आपके नज़दीक
पड़ता है उसे आप दिखा लें और उनसे एक दफ़ा ज़रा चेक करवा लें। लेकिन जो आपने मुझे सिम्टम्स बताए हैं इसमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये स्टेज पे नॉर्मली हो जाते हैं। और जो आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से वैसे ही सांस फूल जाती है। इको माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, ये 50% मीन्स कि आपका नॉर्मल हार्ट काम कर रहा है, तो कोई परेशानी वाली ज़रूरत नहीं। और इस सांस के बावजूद और दंतों के बावजूद अपनी जो थोड़ी बहुत वॉक है उसको आप जारी रखें। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आप हमने बात की कि किस तरह स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स जो है वो ज़रूरी है और उसको आपने नहीं छोड़ना और उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। अब जो ब्लड थिनर्स होते हैं जैसे आपका एस्प्रिन, डिस्प्रिन, लोप्रिन, दूसरी किस्म, और कभी कभी कुछ लोगों को बेबी रोज भी दी जाती है कि भाई आप इसको लेते रहें ताकि आपके खून की रवानगी सही रहे। उसमें बहुत सारे लोगों को अल्सर की बीमारी वो होना लगता है, मतलब गैस्ट्रिक इश्यूज भी होने लगते हैं, कहते हैं खाली पेट ना लो। तो इसके लिए क्या सजेशन है? देखिए नॉर्मली होता यह है कि जो एस्प्रिन है उससे स्टमक को तो प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है और उनको गैस वैस ज़्यादा बनती है, स्टमक तंग करता है, तो दूसरा ब्लड थिनर है क्लोपिडोग्रेला, आप उस पर चले जा सकते हो, वो नहीं तंग करती। या फिर आप जो एस्प्रिन अगर देखें 75 मिलीग्राम सबसे कम डोज है। एक जो एस्प्रिन की गोली है वो 300 मिलीग्राम की होती है और हम चौथा हिस्सा 75 मिलीग्राम देते हैं। और 75 मिलीग्राम फिर कुछ कोटेड आती है और वो नॉर्मली आपको चाहिए कि खाने के बाद ले, खाली पेट ना कभी ले, या खाने के दरमियान में ले ले। अगर इसके बावजूद वो तंग करती है तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके जो दूसरा ब्लड थिनर है जैसे क्लोपिडोग्रेला वो उसको इस्तेमाल करें और उससे ठीक हो जाता है। और जहाँ पे आई थिंक जब आप ब्लड थिनर ले रहे होते हैं तो हर 3 महीने के बाद एक टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि इसमें से एक तो देखना होता है कि कहीं आपकी हीमोग्लोबिन तो नहीं ड्रॉप कर ली। जो एल्डरली लोग होते हैं यानी 60-65 प्लस होते हैं उसमें ये होता है कि कई दफ़ा मैदे में से या आंतों में से खून रिश्ता रहता है एस्प्रिन की वजह से और खून की कमी होती रहती है। और दूसरा ये होता है कि कई दफ़ा आपको जो है या वाइट सेल्स या प्लेटलेट काउंट ड्रॉप कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। कई दफ़ा इस मेडिसिन की वजह से ड्रॉप करते हैं और कई दफ़ा इस मेडिसिन ले रहे होते हैं तो कोई वायरल अगर आपको इन्फेक्शन होगी तो वो उसमें आपकी प्लेटलेट जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो इसलिए साथ साथ चेक करवाना बहुत जरूरी है। और सेल्फ मेडिकेट भी बिल्कुल नहीं करना कि गूगल पे, इधर व्हाट्सएप पे किसी ने भी उठ के किसी टिकटॉकर ने कह दिया ये दवाई ले लो तो देना शुरू कर देना, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पहले लीजा करिए, अपना पूरा डायग्नोसिस करवा के फिर करें। अच्छा, हम जो टेस्ट की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब और फिर अच्छा कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से? मैं अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ जी अटक से। पिछली दफा मैंने फोन किया था, कॉल मिली तो हमारी बिजली चली गई। ओहो, अच्छा चलिए। तो सवाल जैसा किया, जैसा जवाब देने लगे बिजली चली गई, मैं कोई चीज नहीं सुन सका डॉक्टर साहब की। ओहो, अच्छा चलिए सवाल फिर कर लीजिए। जी जी, मैं अभी सवाल ये है जी कि मैं 69 साल मेरी उम्र है और मैं 2 स्टंट मुझे पड़े हुए हैं। ओके जी जी, 2 स्टंट पड़े हुए हैं जी मुझे। अब आगे क्या कंप्लेन है आपको? अब ये है कि मुझे कभी कभी दर्द भी हो जाता है और मैं दवाइयाँ भी बाकायदी से खाता हूँ। 31 साल से मैं शुगर का मरीज हूँ, इंसुलिन पे हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे अभी दर्द हो जाता है, 500 कदम चलने के बाद मुझे दर्द महसूस होता है, कभी कभी तो वैसे भी हो जाता है। और कल मुझे इस तरह हुआ कि एकदम मेरा बीपी शूट कर गया, 170 तक पहुंच गया। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ वो कैपुटीन उन्होंने यहाँ को भी ये हुआ और मुझको कहीं सी महसूस होती है। और बीपी आप तो खैर ठीक है, लेकिन सुबह 170 था। मुझे चक्कर बड़े आ रहे हैं यार कल से। और दूसरा ये है कि मेरी जो इको है वो 60% है और दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, नाइट्रोबिट खा रहा हूँ 6.4 मिलीग्राम और लो प्लेट खा रहा हूँ 75 मिलीग्राम प्लस, और ये लेपिड खा रहा हूँ और ये वो क्या नाम है टारगेट वो खा रहा हूँ ट्राइकेट, और इसके अलावा मोनीटर भी 2.5 मिलीग्राम खा रहा हूँ। ओके जी जी डॉक्टर साहब। जी जी, आई थिंक इसमें इनका मसला तो ये ठीक है कि 2 स्टंट डले हुए ने दर्द होता है। सबसे पहले तो ट्राइकॉर्डिन जो गोली है उसे बंद करें। वो गोली नहीं है, वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, वो चाइनीज हर्बल मेडिसिन है जिसका कोई पता नहीं क्या है। मैंने आज तक कभी किसी मरीज को ये दवाई नहीं लिखी। तो ये एक फालतू दवाई है और एक महंगी सी दवाई है जिसका फायदा भी कोई नहीं, वो ना लें। बाकी आई थिंक आपको डॉक्टर साहब को दिखाने की ज़रूरत है। ये आपका इंजाइना तो आपका चल रहा है और आपकी मेडिसिन दोबारा एडजस्ट करवाने की ज़रूरत है। जो आपने एको पहले करवाया था वो नॉर्मल एको, आपका हार्ट सही काम कर रहा है,
तो उसमें से बेहतर ये है कि आप एक तो पेट भर के खाना ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं, और जब भी चले तो हमेशा खाली पेट चले, खाना खा के ना चलें, उससे दर्द आपको ज़्यादा होगा। और ये जो ब्लड प्रेशर शूट होते हैं 170 चला गया तो कोई इसमें परेशानी वाली बात, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। आप आराम से घर में बैठे, नमक वगैरह कम करें, रिलैक्स करें, लेटें तो उससे वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपको जो ज़रूरत है इस वक्त डॉक्टर साहब को दोबारा दिखाने की और अपना नुस्खा दोबारा तजवीज़ करवाने की ज़रूरत है, जिसमें मेडिसिन आपकी सेट हो, जिसमें ब्लड प्रेशर भी आपका ज़्यादा ना हो, और जो आपको दिल की तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, उसके लिए दवाइयाँ लिखी जाए ताकि आपका एंजाइना ठीक हो जाए। और फिर ये भी देखना है कि क्या जो आपको स्टेंट डले थे उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गई, क्योंकि उसके साथ ही फिर ये एंजाइना और दिल का दर्द शुरू हो जाता है, या फिर वो स्टेंट अगर सही काम करें तो किसी नई जगह पर नालियाँ ब्लॉक तो नहीं हो गई। तो आपको अभी डॉक्टर साहब को दिखाने की ज़रूरत है, और होपफुली आई थिंक जब दिखा के अपनी जो है वो नुस्खा तजवीज़ करवा ले तो नेक्स्ट 2 हफ्ते के बाद हमें दोबारा फ़ोन कीजिएगा। वैसे भी डायबिटिक हैं तो मेरा ख्याल है डायबिटिक प्रोफाइल भी इनके उसको भी सही बिल्कुल, आपने वो 30 उसको मैं भूल गया, आपको 30 साल से आपको शुगर है, और शुगर में जब आती है आपको तो आपकी जो आइडियल होता ही है कि आपकी शुगर सुबह की 110 से नीचे और शाम वाली शुगर खाने से पहले 160 से कम हो, और जो 3 महीने का कंट्रोल है HbA1c जो एवरेज बताता है पिछले 3 महीने का, वो 7 से कम होना चाहिए। तो अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपका एंजाइना होगा, अगर ज्यादा है तो आपका खून गाढ़ा होगा, आपको बार बार दिल में तकलीफ होगी, बार बार सीने में दर्द होगा जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो शुगर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जी। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मुझे लगता है कॉल उनकी ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर, अच्छा हो गया जी। कौन कहाँ से? वालेकुम जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, शहबाज। जी बताइए शहबाज। मेरा मसला ये है कि मुझे ना 2006 से ना यूरिक एसिड के ना बड़ा मसला है। मतलब कि 6 महीने बाद ना यूरिक एसिड की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो कितना होता है आपका यूरिक एसिड, और आप दवा लेते हैं कि नहीं? मेरा एक दफा तो 8.1 हो गया था, और अब मैंने रिसेंटली करवाया है तो अब मेरा आया 6.7। लेकिन मुझे ये है कि मैं जेलोरिक की टेबलेट है 300 मिली वाली, वो मैं खा रहा हूँ, लेकिन उससे ना वो होता है कि मेरे दिल में ना कुछ होने लग पड़ता है। तो इसके लिए मुझे कोई ऐसी कोई मतलब कि बताएं, कोई ऐसी टेबलेट डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ जो यूरिक एसिड के लिए अच्छी हो, और टांगों में भी दर्द रहता है, और ना एक्टिव नहीं हुई, यानी एक होता है ना बंदा एक्टिव हो। 50 इयर्स मेरी ओल्ड है। 50 इयर्स, और आपका हार्ट का कोई इशू है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, ना शुगर है ना। और जब मैं शुगर टेस्ट करता हूँ डॉक्टर साहब से ये भी पूछना है, मेरी 80 आती है शुगर। मैं जब भी चेक करता हूँ कभी 80 कभी 90, इससे ऊपर जाती ही नहीं है शुगर, रैंडम में भी और फास्टिंग में भी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये शुगर कईयों की ना 130 भी हो जाती है, 140 भी, तो ये शुगर होती है या नहीं होती, ये भी पूछना है मैंने। ठीक, ओके जी, ठीक है, थैंक यू। जी। अच्छा, ठीक है, इनका यूरिक एसिड वाला है, कुछ लोगों को फैमिलीज में शुगर जो है वो उसमें यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, जेनेटिक होता है, और कुछ लोगों को खाने पीने से स्पेशली हमारी गोश्त हो गया, बीफ हो गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ। फिर चने लोबिये की दाल हो गई, उससे ज़्यादा हो गया। ड्राई फ्रूट जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उसकी मूंगफलियाँ, उसकी वजह ज़्यादा होता है। तो ये वाली चीज़ें ज़रा परहेज करने की ज़रूरत है। और ये जो उन्होंने अभी बताया कि लास्ट ज़ालोरिक ये ले रहे हैं 300, लेकिन उससे खुश नहीं है, और 6.8 इनका जो है वो रहता है यूरिक एसिड, जो लास्ट था 7 तक नॉर्मल है, तो इसका मतलब है इनका नॉर्मल रेंज में है, 6.8 में, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तो अगर ये गोली पसंद नहीं है और ये बाकी आप ज़ालोरिक तो बड़ी सस्ती सी गोली है, आप लें, और 300 मिलीग्राम की, तो आप रोज़ाना एक गोली लेनी होती है, वो आप लेते रहे। अगर ये नहीं है तो फिर एक दूसरी गोली है गो यूरिक जो है वो 40 मिलीग्राम की है, वो एक डेली ले ले, तो उससे इंशाल्लाह ठीक रहेगा। और अपनी डाइट का ध्यान रखें। और जो शुगर आपने बताई है फर्स्ट क्लास, आप तो खुशकिस्मत है, 80 आपकी शुगर रहती है, शुगर ज्यादा नहीं है, 130-40 भी ठीक है, फर्स्ट क्लास आपकी शुगर है। और सब्जी और फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करो। एक्टिव नहीं है तो इनको बोलिए एक्टिव हो जाए, थोड़े से एक्टिव अपने अंदर से लाना पड़ेगा आपको, एक्शन थोड़ा। देखिए थकावट दूर होती है चलने से, बिल्कुल, बैठ के थकावट और ज्यादा होती है, जंग लग जाता है ना आपको, जिस तरह किसी चीज को जंग लग जाता है, आपके पट्ठों को जंग लग जाता है, आपके ज़हन को जंग लग जाता है, बिल्कुल, आपका चलने को दिल ही नहीं करता, जब भूल जाते हैं, चलना भूल जाते हैं। और जब आप एक्टिविटी शुरू करते हैं तो फिर आप जो है
पहले से फिट महसूस करते हैं। बिल्कुल, एक दफ़ा शुरू करिए, एक दफ़ा इनिशिएट आप करेंगे, खुद धूप में जाएंगे, खूब चलेंगे फिरेंगे, आप देखेंगे आप खुद ब खुद आपको विटामिन डी और आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो वो काइंड ऑफ एडिक्टिव भी हो जाते हैं और आपको दिल करता है कि मैं अब एक्टिव ही रहूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पे बात करते हैं, जो एरिदमियाज होते हैं या टेकिकार्डिया होता है। बहुत सारे लोगों का दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा होता है और फिर उनको लेनी पड़ती है किसी किस्म की बीटा ब्लॉकर या कोई भी और दवा, तो उनके लिए उनको कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस एक तो करानी चाहिए, जैसे ईसीजी हो गया या रेगुलर मॉनिटरिंग, और उनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, लाइक अदर देन द हार्मोनल कॉजेज, हार्ट से रिलेटेड जो कॉजेज है? देखिए, हमारी जो ख्वातीन है, ये सबसे बड़ा मसला जो है ख्वातीन में आता है। हाँ, दिल धड़क और रहा है बहुत ख्वातीन तेज। में जो ज्यादातर मसला आता है वो Anxiety। डिजीज नहीं होती, उसमें एंग्जाइटी होती है। और एंग्जाइटी की कई वजूहत है, वो उसकी वजह से उनकी जो है हार्ट रेट वो फास्ट रहता है और परेशान होती है दिल की, तो कहीं दिल की तकलीफ तो नहीं है। और जब उनके वो टेस्ट जो करवाने होते हैं बेस लाइन, तो ईसीजी है पहली टेस्ट, वो होना चाहिए। देन ये जितने हमने ब्लड टेस्ट का नाम लिया है सारे के सारे हो जाने चाहिए। चेस्ट एक्सरे हो जाना चाहिए, एको बहुत ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड दिल का जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर वो आपके पास मरीज आता है और जब आता है आपके पास उसकी नब्ज़ भी ठीक होती है, उसकी ईसीजी भी ठीक होती है और आपको नहीं पता चलता क्या है। तो अभी होल्टर मॉनिटर है। अभी पहले तो होता था कि होल्टर मॉनिटर ऐसा होता है वॉकमैन की तरह, जिससे आप गाने लगाने वाला था, लगा के जिस्म के इर्द गिर्द बांध के तो आप गाने सुनते जाएं, वो लीड थी। अब एक नई चीज आ गई है, अब नई बिल्कुल जैसे यूएसबी होती है ना, अच्छा, वो उसकी चिप कोई की तरह। चिप की तरह, वो उसकी लीड्स भी नहीं है, तो वो सिर्फ इधर चिपका दे चेस्ट पे बस। और 24-48 आवर्स के बाद वो आती है और आपका रिदम सारा बता देती है कि आपका बाद में सोए हुए चलते हुए आपकी दिल की धड़कन तेज हुई थी या आहिस्ता हुई थी। तो उसको हम देख के फिर आगे एवेल्युएट कर दें, वो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हम एको, ईटीटी, ब्लड टेस्ट और ये 24 आवर होल्टर मॉनिटर। कुछ लोग होते हैं बेचारे, वो जब उन्हें एपिसोड होता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता, यानी ईसीजी नहीं होती, डॉक्यूमेंट नहीं होता, पता नहीं चलता, लेकिन वो उन्हें प्रॉब्लम हो रहा होता है और कई दफ़ा वो डिजीज, चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, वो वाला होता है। लेकिन उसको भी हमने देखना, एक दफ़ा डायग्नोज करना होता है, क्योंकि अगर वो डायग्नोज करके उसके ऊपर दवाइयाँ मेडिसिन शुरू कर दें, तो बीटा ब्लॉकर्स है या वेरापामिल जो कैलान वगैरह, वो हम शुरू करते हैं। और अगर उससे ना आराम आए तो फिर ईपी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी और एब्लेशन लेजर से उसको करना पड़ता है। जी, कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइए, कौन कहाँ से? मैं सईद अब्बासिर और पिंडी से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी, मेरे बीपी रहता था 150/90। ठीक है। और मेरा थोड़ा वेट भी हैवी है। ओके। 37 मेरी उम्र है जी। ओके। तो पहले मैं लेता था रिलीपेस 5 mg, 5 सुबह और 5 शाम को, मतलब 10 mg। ठीक है। फिर मुझे कोई लेने के बाद भी 150 नजर आता था। फिर मुझे डॉक्टर साहब ने दिया ज़ेटोनॉटिक्स 20 mg। ठीक है। अब वो मैं ले रहा हूँ तकरीबन एक हफ्ते से, मेरा बीपी है 120/80। तो ठीक है, कंट्रोल्ड है। जी जी, डॉक्टर साहब से पूछा था ये गोली अच्छी है या? वेट कितना है अभी? हाइट तकरीबन मेरा 120 kg, 120 kg है। हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5.5 है। ठीक है। वेट तो बहुत ज्यादा वेट है आपका, और आई थिंक आपका 75 और मैक्सिमम 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको इतना अपना जो है वो वेट कम करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर आपका ये वेट जब कम होगा तो हो सकता है ये जो मेडिसिन ले रहे हैं इसकी भी डोज कम हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल हो जाए। अच्छी गोली है, जेस्टोरेटिक आप ले रहे हैं, ये अच्छी गोली है। उसमें से आपने ब्लड टेस्ट ज़रूर सारे करवा लें, जिसमें सीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी के टेस्ट हैं, यूरिक एसिड है, कई दफ़ा इससे यूरिक एसिड ऊपर चला जाता है, वो आपने टेस्ट करवा लें। अपनी ईसीजी, छाती का एक्सरे, एको ज़रूर करवा लें और एक ईजीडी जो है ज़रूर करवा लें। रोज़ाना 1 घंटा आप वॉक करें और इसमें से चिकनाई वाली चीज़ें, पराठे, मीठा, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी की सारी बंद कर दें और 1 घंटा डेली वॉक करेंगे। शुरू में आपको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्टेमिना बन जाएगा, आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप पहले से ज़्यादा फिट हो जाएंगे। और जो मुझे उम्मीद है कि आपके चंद महीनों के बाद आपकी ये जो गोली है इसकी खुराक भी आदी हो जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जो बहुत रेजिस्टेंट होता है उनका वेट गेन, मतलब फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज एंड डाइटिंग के बावजूद वो नहीं कम कर पा रहे होते, जेनेटिक होता है, कोई और इश्यूज होते हैं, तो उनको आजकल बहुत ज़्यादा बेरियाट्रिक सर्जन जो है वो बेरियाट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रिक स्लीव, गैस्ट्रिक बाईपास जो है वो एडवाइस कर रहे होते हैं ताकि उनकी हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस और कार्डियक आउटपुट जो है उसके इश्यूज कम हो। तो क्या आप भी ऐसे पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं, हु हैव ट्राइड एवरीथिंग और फिर भी, और या बहुत ज़्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी है? उसमें देखें जी कि बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनको एक दफ़ा उन्हें एक वजह मिल गई वजन कम करने की, उन्हें हार्ट का इशू हुआ, प्रॉब्लम हो गया, डायग्नोज हो गया, वो डर गए कि यार ये तो इस वेट की वजह से हुआ है, और उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने 40-50 kg कम कर लिया। ये आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, आपकी जो है ना डिटर्मिनेशन, परसिवेरेंस पे डिपेंड करता है कि आप करते कि नहीं। कोई गोली ऐसी नहीं है, जितनी भी वेट रिड्यूसिंग मेडिसिन है सबके साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें से ये वाली जो बैरिएट्रिक सर्जरी है ये उस वक्त है जब आपने एक साल पूरी कोशिश की हो, फालतू चर्बी उतारने की कोशिश की हो, आपने घंटा डेली वॉक की हो, अपनी डाइट पे आपने दिया, मीठा आपने जिंदगी से निकाल दिया, अगर मीठा लेना भी है तो फ्रूट की शक्ल में लें, वैसे मीठा ना लें, बेकरी आपने बंद कर दी, कोल्ड ड्रिंक्स आपने बंद कर दी, रोटी आपने आधी कर दी, चिकनाई आपने ख़त्म कर दी, एक मिशन बना के आपने वेट अपना रिड्यूस किया, तो फिर जाके बैरिएट्रिक सर्जरी जो है आपकी मजबूरी है फिर करवाए, यस फिर रिकमेंडेड है। और वो भी बैरिएट्रिक सर्जरी का ये है कि वेट कम करने वाली सर्जरी ऐसे सर्जन से करवाएं जिनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है और जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आजकल हुआ ये है कि जैसे बहुत सारे सर्जन खुल गए हैं, हर एक ने दुकान खोल ली है, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, कुछ लोगों की सर्जरी करवाते हुए डेथ हो गई है। तो इसलिए ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि जब आप इस तरह की सर्जरी करवाएं हमेशा उस सर्जन का नाम पता करें कि जो अच्छा सर्जन है जिसने पहले की हुई है और उसके रिजल्ट कैसे। और इधर उधर से लाइपोसक्शन प्लीज मत कराएं, स्पेशली वो जो लाइपोलिसिस की मशीन है जो कि लोगों ने अपने ऐसे घरों में रख के शुरू कर दी है, उसमें से तो इंस्टेंट डेथ है एम्बोलिज्म वगैरह से, जो कि लोग रियलाइज नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मुल्तान से बोल रहा हूँ, जावेद जी बताइए। मैंने बस ये पता करना था डॉक्टर साहब से, मैंने 2 साल पहले बाईपास करवाया था यहाँ मुल्तान से जी। तो अब मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, नेबिल, एस्पार्ड, लिप्रेक और क्लूसार्टिन। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि क्या कहते हैं ना कि जी वॉक करनी जरूरी है, और अब मैं वॉक वगैरह तो कभी गर्मी होती है कभी सर्दी जरा कम ही कर रहा होता हूँ, ना हिम्मत हो रही होती है। तो एक तो ये पूछना है कि क्या ये हर सूरत में वॉक करनी पड़ेगी, और दूसरा ये जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ क्या एक दिन छोड़ के खा सकते हैं या लाजमी रोज ही खानी है? और दूसरा ये कि बाईपास की जो है कोई एज है कि भाई इतने साल चलता है या ये बस किसी वक्त भी कोई गड़बड़ हो सकती है? जरा डॉक्टर साहब अपनी एज भी बताइए। मेरी 52। शुगर तो नहीं? शुगर है आपको? नहीं शुगर नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी मुझे कभी फील भी नहीं होता था, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हुआ है। स्मोकर है आप? जो है जी स्मोकर है जी, स्मोकर जी पहले से। अभी भी पैदल चलने नहीं, अभी कभी कभी पी सकते हैं स्मोकिंग, ये भी बता दें डॉक्टर साहब। और आपका वजन कितना है? वजन है 85। अच्छा, और हाइट? हाइट 5'6". चलो ठीक है, रीजनेबल। आई थिंक आप कोशिश करें कि 80 से कम वेट को रखें। देखें आपका ये देखें यंग एज में आपका बाईपास हो गया और डिजीज़ आप में आ गई, और ये डिजीज़ जो बाईपास या स्टेंट होते हैं ना, ये डिजीज़ या बीमारी को ख़त्म नहीं करते, ये टेम्परेरी मेजर्स होते हैं कि आपकी नालियाँ बंद हुई, उनका बाईपास कर दिया, लेकिन बीमारी सारी उम्र तक चलती रहती है। और आपने जो इसकी एहतियात करनी है वो सारी उम्र एहतियात करनी है, वॉक करनी है सारी उम्र वॉक करनी है, डाइट का परहेज़ करना है सारी उम्र करना है, दवाई खानी है सारी उम्र खानी है। हाँ, अपने डॉक्टर से पूछ के जो है बहुत 2 दवाइयाँ आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। एक आपकी एस्प्रिन है जो कब्र तक साथ आपने खानी है, दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल वाली है जो आपने दवाई बाकायदगी से खानी है, और वॉक करने की आदत डालनी है। वॉक जो आपकी जो वर्जिश है, पैदल चलना है, वो नुस्खे का हिस्सा है, उससे आप बच नहीं सकते, बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। और आपने दूसरा सवाल ये किया था कि क्या बाईपास कितने साल चलेगा? अब ये उतने साल चलेगा जितने साल आप चलाएंगे, यानी जितने साल आप एहतियात करते रहेंगे, दवाई बाकायदगी से खाते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे, खुराक में एहतियात करेंगे, तो ये चलता रहेगा। सिगरेट पीना शुरू कर गए, वॉक बंद कर देंगे, खुराक में बेहतियाती करेंगे, तो पहले 5-6 साल में ये आपके बाईपास बंद हो जाएंगे। और फिर आपको पता है कि दूसरा बाईपास करवाना बड़ा मुश्किल है, दूसरी दफा सीना चलवाना बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ का बाईपास के कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपका बाईपास हुआ है इसे संभाल के रखें, एहतियात करें, दवाई बाकायदगी से खाएं, खुराक की एहतियात करें, और वॉक अपनी जो है किसी सूरत में ना छेड़े, और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें।
सबसे जो आप अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ जो फेवर आप कर सकते हैं ताकि आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अपनी फैमिली के सर पे आप बैठे और उनको लुक आफ्टर करें, वो आप सिगरेट छोड़ दें और जो जितनी मैंने हदायत आपको बताई इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह हो सकता है बाईपास आपका सही उम्र ही चलता रहे। बिल्कुल, स्मोकिंग एक स्लो सुसाइड की तरह ही होती है। कल हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट ने भी यही बताया था आपको। अच्छा, अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं नबीला बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बताइए। मैम मेरी वालदा हार्ट पेशेंट हैं और डॉक्टर उस्मत हयात ब्रिगेडियर से एमएच से मैं चेक करवा रही हूँ तो उनको ना उनका हार्ट 25% काम कर रहा है। ठीक है, एज क्या है? एज मेरी मामा की 55 है। जी, पूछना क्या है? और आप सवाल क्या पूछना चाहती हैं? कोई सर्जरी हुई है, क्या पूछना जी, चाहती हैं? नहीं कोई सर्जरी मामा का, वो कह रहे हैं वर्कआउट हो ही नहीं सकता ना, कोई भी ऑपरेट नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि उनका हार्ट 25% काम कर रहा है। मेडिसिन खा रही है? मेडिसिन और ले अभी रही है? जी जी मेडिसिन तो ले रही हैं। क्या खा रही है? क्या ले रही है मेडिसिन? मेडिसिन वो ले रही हैं डिफरेंट लोप्रिन है जिसमें एक उनके पास, और इस तरह की डिफरेंट वो सेक्विन है, इस तरह की टैबलेट ले रही हैं। हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, कभी बहुत बिल्कुल कम हो जाती है। उन्होंने हल क्या बताया? उन्होंने उसका क्या आपको सोल्यूशन क्या बोला है? बस कहते हैं कि बस उन्होंने तो यही कहा कि कब्र तक ये दवाइयाँ छोड़नी नहीं है, यही दवाइयाँ चलेंगी। अच्छा, ठीक ये है। किया? और फिर अम्मी बस ये कहती है मेरे बाजू में ना किसी टाइम ज्यादा शोर हो या एकदम गुस्सा आ जाए तो अम्मी के बाजू में दर्द स्टार्ट हो सीने जाता में है, दर्द बाजू होता है? खिंची जाती है। सीने में भी दर्द होता है उनके? सीने में भी दर्द होता और है। उम्र कितनी है उनकी? अम्मी मेरी 55 की हैं और ना अभी कह रहे हैं कि अभी इको एक करवाई है ना तो उसमें कह रहे हैं कि हार्ट में ना एक खून का लुथड़ा है अच्छा, okay। जी ठीक तो है। उसमें एपीबैन इन्होंने एक टैबलेट दिए, कहते हैं ये इससे ना वो जो लुथड़ा है ना वो ब्रेकअप होके यूं निकलना मतलब रवा हो जाएगा, वो ब्लॉकेज खुल जाएगा। क्लॉट कह रही है, जी हाँ। बहुत यंग है लेकिन हम 55 इयर्स कह रही हैं। जी उसमें आई थिंक ये वाकई सीरियस किस्म की एक सिचुएशन है। नहीं, काफी ज्यादा। और उसमें देखिए 55 कोई एज ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और 25% हार्ट काम कर रहा है और एक क्लॉट है जो उनके हार्ट के अंदर है जो कि एक खतरनाक चीज़ होती है। वो क्लॉट टूट के किसी वक्त भी सर्कुलेशन में जाके आपको ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकता है या किसी और हिस्से में जाके गड़बड़ कर सकता है। तो उसके लिए ब्लड थिनर जो उन्होंने नाम लिया है बिक्सबैन वो ले रही हैं तो वो ठीक है, वो लेती रहे, लेकिन इनको इस उम्र में फर्दर एवेल्युएट करने की ज़रूरत है। यानी कि इन्हें एंजाइना भी होता है, एंजियोग्राफी करेंगे, आर्टरीज बंद तो नहीं है, अगर बंद हैं तो ये 25% काम कर रहा है और तो नहीं हार्ट अटैक के साथ डैमेज होकर नीचे 5-10% पे चला जाएगा और फर्दर आगे कुछ इसका कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं, वो डिपेंड करता है। अज़मत अजाज साहब जिनका नाम लिया है वो उनकी आई थिंक ये स्पेशलिटी है कि जहाँ पे हार्ट वीक हो, जहाँ पे हार्ट फेलियर हो और मेडिसिन के साथ वो मैनेज ना हो रहा तो फिर एक वो CRT एक प्रोसीजर होता है जिसमें से हार्ट को ज़रा थोड़ा सा ऑगमेंट करते हैं उसकी पंपिंग को, तो हार्ट ज़रा थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है। तो वो ज़रा कॉस्टली एक प्रोसीजर होता है, 7-8 लाख का 10 लाख का होता है, लेकिन क्या उसकी भी ज़रूरत है कि नहीं है मेडिसिन के साथ। और पहले जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्लॉट डिज़ॉल्व हो, आर्टरी स्टडी हो कि उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है, वो सारी वर्क आप करने की जरूरत। नेक्स्ट टाइम ये जाएँ तो ब्रिगेड साहब से ये ज़रूर पूछें उनसे कि जी कि हम क्या इनके आगे एंजियोग्राफी ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं जो कि होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट के जो चांस हैं आगे। लेकिन इस पे आपने कॉम्प्लेसेंसी नहीं दिखानी, यानी बैठ चैन तसल्ली के साथ जो होना था हो गया, इसको फर्दर वैल्यू। अगर ये 70, 75, 80 साल की होती तो मैं कहता कोई बात नहीं है, ये मेडिसिन कंटिन्यू करें। 55 जो है कंपैरेटिवली यंग एज है, उसमें से फर्दर एवेल्युएट इनका होना चाहिए। तो आप ज़रूर एक सेकंड ओपिनियन भी ले लीजिए और उनको फर्दर इवैल्यूएट कराइए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, ताकि उसको फर्दर हम ट्रीट कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ आपको, ये जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, अब हम लोग इतनी ज़्यादा देर ऑफिस में भी बैठे होते हैं, बच्चे भी बेचारे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर होते हैं, और फिर हम बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फ़्लाइट्स जब लेते हैं, तो इफ़ समबडी इज़ अ हार्ट पेशेंट ऑलरेडी, तो ऐसी लंबी फ़्लाइट्स पे जाने से पहले, जैसे आपने एक दफ़ा इमरजेंसी किट की बात की थी, वो बहुत अच्छी थी, वो कौन सी चीज़ें हैं जो वो साथ रख लें एक तो, और वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो वो करके जाएँ, या फ़्लाइट के ऊपर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सॉल्ट ना खाएँ, क्या क्या है, या मूव करते रहें, वो थोड़ा सा बताइए। जी जी बिल्कुल। एक तो ये है कि जो आपकी मेडिसिन हैं रूटीन वाली जो आप डेली लेते हैं वो अपने टाइम पे ड्यूरिंग फ्लाइट भी वो अपनी मेडिसिन है। दूसरा, जब आप फ्लाइट पे हैं तो कोशिश ये करें कि पेट भर के खाना ना खाएं, यानी फुल स्टमक, पेट को हल्का रखें, स्नैक्स वगैरह ले लें,
चाय ज़्यादा ना पिएं ड्यूरिंग फ्लाइट, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डिहाइड्रेट होता क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो डिहाइड्रेट होते हैं और प्लस ऑक्सीजन कम होती है और आपका ब्लड थिक होता है बिल्कुल। और आपकी टांगों में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। घंटे के बाद जब आपकी फ्लाइट हो जाए या 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा ऑयल में जो है सीट से कर लें, उठें बाथरूम और चले आप 5-10 मिनट बाथरूम चले जाएं और चक्कर लगा के वापस आ जाएं तो जो सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है जो मूवमेंट है, जब सीट पे बैठे हुए हैं तो आपने पाँव की हरकत जारी रखनी है। बीच में हर कोई आधे घंटे के बाद ये पाँव ऊपर उठाना ताकि ये पिंडलियां यहाँ से सख्त हो तो पंपिंग, क्योंकि क्लॉट ज्यादातर पिंडलियों में बनते हैं तो वो पंपिंग जब मसल की होती है तो ब्लड की सर्कुलेशन ठीक होती है तो फिर आपको क्लॉट नहीं बनते। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानी का ज्यादा पीना, वहां पे चलना थोड़ा सा, खाना कम खाना और चाय कम पीना ड्यूरिंग फ्लाइट, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी। जी अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी बताइए कौन कहाँ से? जी नियाज बात कर रहा हूँ मनसेरा से। जी बताइए। जी मेरा तकरीबन 20 महीने पहले, 20 माह पहले कैबेज हुआ है बाईपास। ठीक है। तो अब मेडिसिन में ले रहा हूँ लो प्लेट प्लस, टंकर 2.5 और रेजोस्टेटिन। तो मेरा मसला ये है कि मैं वॉक सुबह करता हूँ, लेकिन जब मैं वॉक करता हूँ तो या मुझे स्ट्रेस की वजह से होता है या वैसे डॉक्टर से पूछा, मेरा एक तो हेडेक बहुत होती है, दूसरा मेरे चिक्स में दर्द होता है दोनों साइड पे। अच्छा। दोनों चिक्स में दर्द होता है और फिर थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाता है, फिर कभी कभी होता है लेकिन किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता है। ठीक है। एज क्या है आपकी? 42 है जी, 42 ईयर। 42। और स्मोकर भी हैं आप? नहीं स्मोकर नहीं हूँ, डायबिटिक हूँ मैं। डायबिटिक है। इंसुलिन 42 में पे कैबेज भी हो काम गया। में दर्द होता है। चेस्ट में और हेड में हेडेक होता है और चेस्ट में और हेडेक आपने कहा है ना? जी नहीं चेस्ट में नहीं, चिक्स में, ये चिक्स ये है ना क्या क्या चीज? चिक्स में ये चीक्स में, इधर जी। गालों पे? जी गालों पे, जबड़े पे नीचे, जबड़े में दर्द होता है? इधर जबड़े में नहीं जब लोअर साइड पे नहीं, अपर पे होता है, अपर पे दर्द होता है। जी। मेरे ख्याल है इनका हेडेक से रिलेटेड दर्द है वो नहीं, जो जब उनको हो जब रहा है। रुकते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जब रुकते हैं तो ठीक हो जाता है। जी रुकते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी टाइम थोड़ा सा वैसे भी सर्दी लगे उस वजह से भी हो जाता है, या वैसे भी हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस हो जाए उस वजह से भी हो जाता है। अच्छा रेशा भी आता है आपको? नहीं वैसे नहीं, साइनसाइटिस था, मैंने पीएनएस कराया था, साइनसाइटिस था। अच्छा साइनसाइटिस था, तो बेसिकली आपको साइनसाइटिस का ही दर्द है, वो जो सर में दर्द और चीक्स में दर्द जो है वो साइनसिस का ही दर्द होता है, जो कि डॉक्टर साहब बेहतर आपको बताएंगे। वैसे स्टीम लें और क्लियर फ्लूइड्स लें, और डॉक्टर साहब इसका हार्ट से ताल्लुक भी बता दें। अब जी जी अभी आई थिंक 1.5 महीने उन्होंने बताया कि बाईपास को हुआ। बाईपास को कितना अरसा हो गया है? 20 महीने हो गए हैं। 20 महीने हो गए। अच्छा 20 महीने हो गए। He is नहीं very young. आई थिंक बिल्कुल कोई फिक्र वाली बात नहीं है। आप अपनी वॉक को जारी रखें और 3 जो मेडिसिन ले रहे हैं फर्स्ट क्लास, यही मेडिसिन आप कंटिन्यू करें। और ये जो आप दर्द वर्द बता रहे हैं इसका दिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ वो साइनसाइटिस के साथ ही होगा। और ठंडी हवा कह रहे हैं ना, तो आप जी। एक अच्छा सा स्कार्फ तो वगैरह अगर- ले लें फेस पे और Yes. कैप पहन लें चलते हुए, तो it और should आप be एक okay. दफा ENT को दिखा लें और अगर चेहरे का एक एक्सरे करवा लें हाँ। ताकि साइनसेस का जरा पता चल जाए कि उस तरह की कोई चीजें तो नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। अभी माशाल्लाह आपका 20 महीने हो गए हैं, फर्स्ट क्लास है, अपनी रूटीन में आ जाए, हड्डियां भी सारी जुड़ गई हैं। और ये 3 जो मेडिसिन जारी रखें और अपनी वॉक को जारी रखें। सिगरेट नहीं पीना, और शुगर है तो उसे शुगर कंट्रोल कह रहे हैं ना, शुगर है तो शुगर को करके कंट्रोल कर ले। शुगर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देख लीजिए, और थोड़ी सी मेरा ख्याल है पोस्चर भी हमारा बहुत बुरा रहता है ना, हम सोते भी इतनी खराब तरीके से हैं, स्लीपिंग आवर्स भी हमारे सही नहीं होते। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइए लोगों को कि कितना जरूरी है कि रात के वक्त आपने सोना है, पूरी रात की नींद लेनी है, और सुबह फिर आपने एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है फॉर द हार्ट, बिकॉज आजकल एक और ये भी तो है पूरी पूरी रात जागे रहो और फिर सुबह सो जाओ। देखें जी, मोबाइल जो है 9 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। टीवी 9 बजे के बाद, खबरों के बाद बंद हो जाना चाहिए। और ये टॉक शोज को देखना ये बंद तो कर बिल्कुल दें, बंद ये कर दें, सारे please। बंद कर दें। ये सबसे बड़ी बीमारी की वजह ये टॉक शोज है। मुल्क में देखें कई दफा इतना हिजान नहीं होता जितना इन टॉक शोज फैला ने देते किया हैं। होता है, फैला देते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। और लोग मानते हैं कि ये बीमारी है, मरीज मानते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम देखते हैं। उसमें से आई थिंक जो बहुत जरूरी है, आई थिंक पीटीवी के पुराने ड्रामे देखें, पीटीवी के पुराने प्रोग्राम्स देखें, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स हैं, और वो आई थिंक बंदे को रिलैक्स भी करते हैं। और टीवी और 2 मोबाइल, 2 हमारी न्यूसेंस हैं जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए जब 9 बजे 10 बजे का ऐसा टाइम है जो नींद का आपका टाइम होता है, और जब आप उससे लड़ते हैं नींद के साथ, फिर और नहीं ये आती जब नींद। फिर वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। नींद 6 से 8 घंटे आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मिनिमम जो है वो आपके 6, अब जो जवान आदमी है उसकी 8 घंटे तक हो जानी चाहिए, और जो थोड़ा सा
60 प्लस है उसकी 6 घंटे तक ज़रूर नींद हो जानी चाहिए, क्योंकि जो जो एज ज़्यादा होती है नींद कम होती चली जाती है और उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कई दफ़ा कि जी मेरी नींद कम हो गई है। तो एज के साथ ऐसे ही होता है। तो आप फिर ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल करना शुरू करें उस नींद को। तो ये वाली नींद और प्लस एक्सरसाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट। और अपना एक लाइफ को जब डिसिप्लिन करते हैं, यानी कि टाइम पे खाना खाना, टाइम पे रेस्ट करना, सारे काम सही कर देना, कोई जो है वो रात को लेट जो ना जागना, तो ये आपकी सेहत के लिए जो है से अच्छा होता है। ये अगर चीज़ें आप कर लें तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सिस्टम्स अपनी जगह पे आता है, आपका जो स्लीप साइकिल है वो सारा सेट हो जाता है। बेसिकली नमाज के टाइम टेबल के साथ ही अपने आप को सेट कर लें, इशा के साथ सो जाएं, फजर के साथ उठें, फजर के लिए जाएं, मस्जिद चल कर जाएं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप एयर डीप ब्रीदिंग भी करेंगे। और उसी तरह जैसे सारा कुछ हमारे मजहब में ये है कि आप पूरी के पूरा भूख जो है पूरी भूख रख के मत खाएं और खाने के बाद 140 कदम करें। अगर हम वो सारा कुछ ही फॉलो कर लें, और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है कितनी बेहतरीन चीज़ है। अब आप देखिए, और वही फास्टिंग हमें तो शुरू से कहा जाता था कि आप मंडे और थर्सडे को अपना रोजा रख सकते हैं, रमजान भी अभी आ रहा है वो भी रोजे हैं, और कितनी आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी, डीप क्लेंजिंग, जो बजाय इसके कि फजूल डिटॉक्स किस्म की चीजें ले। ये डिटॉक्स से मुझे याद आया कि बहुत सारी यंग लड़कियां आजकल कीटो डाइट फॉलो करती है जिसमें निरा फैट होता है और सिर्फ फैट खा रही होती है। उससे उनको बहुत ज्यादा इंस्टेंट वेट लॉस जरूर हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जो है उसके बाद जब अपना लिपिड प्रोफाइल करा के आती है, सो दे हैव लाइक एग्जॉर्बिटेंटली उनके रेज्ड होते हैं सारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स रेज्ड होता है, फिर उनको डिफरेंट किस्म के हार्ट के मसले होते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी, फैट डाइट्स के ऊपर भी बात देखिए। उसमें से आई थिंक ये कीटो वाला जो सिलसिला है इसका शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है कि अगर आपने वेट रिड्यूस कर लिया फिर एक्सरसाइज और डाइट के साथ करें, फिर ये छोड़ दे। वाकई जैसे आपने कहा कि आपकी केमिस्ट्री सारी डिस्टर्ब हो जाती है, आपके ब्लड टेस्ट सारे खराब हो जाते हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आप चलते हैं आपकी सांस फूल जाती है, आपमें स्टेमिना नहीं रहता। उससे बेहतर ये होता है कि एक दफा ये कम करके फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दे और बैलेंस डाइट शुरू कर दे, जिसमें से वेजिटेबल का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल, सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल, फाइबर, छल्ली, भुट्टा, चने के दाने, ये वाले स्नैक्स आपके होने चाहिए, फ्राइड स्नैक्स नहीं होने चाहिए। और वो फ्रूट की एक बास्केट पड़ी हो, चाहे आप ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो जब भी थोड़ा सा आप मंचिंग के लिए दिल किया तो बजाय बिस्किट खाने का या बेकरी सामान खाने से तो जो भी फ्रूट सामने पड़ा हुआ सीजनल वो आप कर लें। चले जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं आफ्ताब बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। मैं कोई 20-25 साल से डायबिटिक हूँ और इंसुलिन पे हूँ इस वक्त। हम लोग जो इंसुलिन है वो ले रहा हूँ। मेरा कोई 2 दिन पहले शुगर लो हो गई थी और जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए जी। और फिर मैंने जुम्मे की नमाज एक रकत मैंने खड़े होके पढ़ी, दूसरी बैठ के पढ़ी और सलाम फेरने के फौरन बाद मैंने मस्जिद में वो चीज मंगवाई और वो खाई। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर हुआ। फिर घर आके चेक की मैंने अपनी शुगर, तो मेरी उस वक्त 118 पर थी जी। तो ये 2-3 साल पहले हुआ था, ये अब ये हुआ है। मेरा वेट जो है 110 है, वेट ज्यादा है और एज उम्र मेरी 57 है जी। और हार्ट के मसाइल? नहीं, हार्ट मैंने चेक मतलब 1-2 टेस्ट करवाए थे तो उन्होंने कहा इस पर चर्बी ज्यादा है, अपना वेट कम करें, बाकी ठीक है। उन्होंने कहा कोई ऐसा। नॉर्मली शुगर कितनी रहती है? नॉर्मली आपकी शुगर कितनी रहती है जब आप चेक करते हैं? फास्टिंग नॉर्मली शुगर जो फास्टिंग में भी 110 के करीब और बाद में अगर करवाएं तो कोई यही 30-40 के करीब होती है। और मैंने HbA1c करवाया था तो वो भी ठीक था। डॉक्टर साहब बाकी सारे टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा मतलब बेहतर हैं, ठीक है, बस जारी रखें अपनी दवाइयां मैं सारी ले रहा हूँ। जुम्मे वाले दिन आपने नाश्ता सही किया? आप नाश्ता सही करके गए थे जुम्मे वाले दिन? जी, मैं जुम्मे वाले दिन नाश्ता मैंने जो एक रोटी लेता हूँ तो वही मैंने एक ही रोटी ली थी। अलबत्ता कि दोपहर में मैं कुछ ना कुछ स्नैकिंग कर लेता था, उस दिन मैंने नहीं की। उस दिन भूख मुझे लग रही। और इंसुलिन लगवा के चले गए थे? जी, इंसुलिन लगा के। वो रूटीन में मैं सुबह 25 यूनिट लगाता हूँ, रात को 20 यूनिट देता हूँ, तो वो मैंने लगा के किया। ठीक है जी, थैंक यू। जी, आई थिंक इनका जो मेन जो इनकी शुगर था। लेकिन जब आप सुबह इंसुलिन लेते हैं, आपने प्रॉपर नाश्ता किया, फिर आपका नाश्ते और लंच के दरमियान में बहुत गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आप जुम्मे पे जा रहे थे तो कोई फ्रूट का कोई टुकड़ा ले लेते जाने से पहले ताकि शुगर ड्रॉप ना हो। और वैसे चॉकलेट या टॉफी एक जो जेब में जरूर या खजूर होनी चाहिए।
ताकि अगर कहीं पे भी मसला हो तो ये कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ अगर आपकी शुगर कम हो रही है, आप खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद शुगर कम हो रही है, तो फिर आपको इंसुलिन की 2 यूनिट सुबह की कम कर देनी चाहिए। उसी तरह अगर ज़्यादा हो रही है तो 2 यूनिट बढ़ा दें, और कम हो रही है, कहीं आपको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हुआ है या शुगर कम हुई है, तो 2 यूनिट कम कर दें, और वो उसे बार बार चेक करते हैं। देखें, स्नैक्स एक सुबह नाश्ता और लंच के दरमियान में स्नैक्स ज़रूर लेना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ खानी चाहिए। इसी तरह लंच और डिनर के दरमियान में आफ्टरनून टी के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए। और कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे समझते हैं कि मेरा जो डिनर है वो लेट हो जाएगा या लंच लेट हो जाएगा, तो उस वक्त साथ कोई ना कोई चीज़ घर से खा के चले जाएं। फ्रूट है, जैसे माल्टा हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, ये आपने चीज़ ले ली ताकि शुगर आपकी ड्रॉप ना हो। वैसे भी डायबिटिक हैं और कह रहे हैं कि ओवरवेट भी हैं, तो इनको अपना हार्ट तो बहुत इवैल्यूएट कराते रहना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं ना हार्ट पे भी हर चर्बी शुगर बताई वाले थी। मरीज हाँ, को हर शुगर वाले मरीज को अपना दिल जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि कई दफा शुगर जब वो आपकी डायग्नोज होती है तो उसे 5 साल कई साल गुजर चुके होते हैं, बिल्कुल। फिर जाकर आपकी डायग्नोज होती है तो वो नुकसान 5 साल हो चुका होता है और नालियां बंद हो चुकी होती हैं। तो हर शुगर का मरीज उसको अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, शुगर के टेस्ट, एको और ईटीटी स्ट्रेस टेस्ट ये जरूर करवाने चाहिए। तो आप मॉनिटर करते रहिए, अपने सारे टेस्ट साथ साथ कराते रहिए, और जैसे क्योंकि आप ओवरवेट भी हैं तो वो सबसे पहले तो अपने वेट के ऊपर फोकस कीजिए और वेट लॉस की तरफ आइए। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और संडे वाले दिन देखिए डॉक्टर साहब कितने एक्टिव हैं कि जनरल साहब आते हैं और कहते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे, और हम भी अब से ये करा करेंगे कि बहुत ज़्यादा चलेंगे, और अगर घर ज़्यादा दूर ना होता तो चल के ही वापस जाते। लेकिन आज से आपने परेशान नहीं होना, बुरी किस्म की खबरें नहीं सुननी, और सारे सोल्यूशन ढूंढने। तो आज ही गार्डनिंग शुरू कीजिए, अपने गार्डन में बहुत सारी सब्जियां लगाइए, कल से सब्जियां ही पकाइए और सब्जियां ही खाइए, डीप सी सांस लीजिए, खुश रहिए और अगलों को भी खुश रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।